नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कौन सा है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसे नंबर जनरेट कर रही है, बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है, कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है, डेप्टर डेज कंपनी के कैसे, साथ ही में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं, ये सब हम देखेंगे। और तभी कंपनी के बारे में हमें पूरा एग्जैक्ट डिटेल पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस है वो अपने बिजनेस में कर रही है, और तभी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे पहले हम एनर्जी सेगमेंट का अगर हम देखेंगे तो कंपनी गैस नैफ्था बेस्ड जो पावर प्लांट से उसकी कंबाइन साइकिल चलाती है, और साथ ही में कंपनी थर्मल बेस जो कोल है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें भी यहाँ पर काम करती है। तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें फ्यूचर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और साथ ही में कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसमें कंपनी अभी करंटली 542 लेन किलोमीटर्स का जयपुर किशनगढ़ जो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो इस सेगमेंट में भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है। और कंपनी का इसी वजह से दोनों सेगमेंट का, मतलब एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन का जो बिज़नेस है वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ अभी कंपनी का बिज़नेस अभी हमने देखा है, इसमें कंपनी के फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 4.41 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 17% का है, और कंपनी का ROE यहाँ पर उसके नंबर से वो अभी हमें मेंशन यहाँ पर देखने को नहीं मिले। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड डाटा देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 3800 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके बाद अगले साल ये बढ़कर 4000 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 300 करोड़ तक आया। उसके बाद मार्च 22 में फिर से बढ़कर 858 करोड़ का हुआ, मार्च 23 में बढ़कर 2000 करोड़ का, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अभी 2000 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में उसमें ड्रॉप आया था, उसको कंपनी ने पिछले 2 से लेकर 3 साल में एक अच्छा रिकवर किया है। लेकिन कंपनी का अगर सेल्स कंसिस्टेंट ऐसा ही अप एंड डाउन करता रहेगा तो बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है वो कंपनी के कभी भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसी वजह से कंपनी का शेयर भी कभी भी बहुत ही अप एंड डाउन कर सकता है, और ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही रिस्की होगा। तो इसी रीज़न की वजह से कंपनी को अपना जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर स्टेबल रखना पड़ेगा। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले 2-3 साल में यहाँ पर एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 3 सालों में हमें ये अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिला है, जो कि इससे पहले 2 साल देखेंगे तो ये हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला था। तो मार्च 20 और 21 को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जो कि मार्च 20 और 21 में यह हमें लॉस में देखने को मिला था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी को ऐसा कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 3 सालों में 2500 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रही है। तो कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 1000 करोड़ के आसपास पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ का देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो अदर इनकम है वो कंसिस्टेंट हमें 3000 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिला है। और इस 3000 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होने की वजह से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में यहाँ पर नंबर से वो 3000 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम से यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट होना ये बहुत ही निगेटिव बात होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अदर इनकम अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट वो एक ही नंबर जनरेट नहीं कर पाता, वो कभी भी यहाँ पर बहुत ही कम हो सकता है और कभी भी बहुत ही बढ़ सकता है, जिस वजह से नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी कभी भी बहुत ही अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो जब तक कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करती तब तक हम कंपनी में
ट्रस्टली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ अदर इनकम ऐड होने की वजह से ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 3000 करोड़ का हमें देखने को मिला है वो पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अदर इनकम से यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट हुआ है और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी वो भी अदर इनकम की वजह से हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, ना कि अदर इनकम की वजह से, जिस वजह से हम कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 1300 करोड़ के लॉस में देखने को मिले और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी भी 5800 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है कंसिस्टेंट कम किया है, लेकिन रिजर्व के कंपैरेटिवली देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ही बड़ा बोरिंग्स है, जिस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें वीक नज़र आ रही है। और साथ ही में कंपनी के ऊपर लगभग 6000 करोड़ के आसपास यहाँ पर बोरिंग्स है, जिस वजह से कंपनी कभी भी यहाँ पर बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है उस वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में होने के बावजूद कंपनी नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से। तो कंपनी को इस वजह से कंसिस्टेंट अपना बोरिंग से वो कम तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए वो भी यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की बैलेंस शीट के साथ ही में कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, तो उसी वजह से कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर भी ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि कंपनी इसको कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो ये कभी बहुत ही कम होते और कभी बहुत ही बढ़ते, तो इस वजह से डेप्टर डेज में भी कंपनी के नंबर से वो बहुत ही अनस्टेबल आ रहे। कंपनी को डेप्टर से कभी पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है और कभी ज़्यादा, जिस वजह से कंपनी के पास कभी जल्दी कैश आता है और कभी बहुत ही लेट, तो इस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अनस्टेबल होता है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 54% की हिस्सेदारी है। और उसके बाद एफ के पास देखेंगे तो 0.30, डीएस के पास देखेंगे तो 0.48 और गवर्नमेंट के पास 0 और पब्लिक के पास देखेंगे तो लगभग 45% के आसपास हिस्सेदारी देखने को मिली। तो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम पब्लिक के पास भी देखेंगे तो बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी है, जो कि हमें मैक्सिमम पेनी शेयर में ये देखने को मिलता है। और एफ और डीएस की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो 1% से भी कम है। तो ये कंपनी पावर सेगमेंट में और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती, जो कि एक अच्छे बिजनेस है। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से पॉजिटिव में जनरेट हुआ है, जो कि इस वजह से हम कंपनी के ऊपर ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी भी 6000 करोड़ का है और उसके कंपेरेटिवली 1300 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है और लॉस में, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी भी बहुत ही वीक कर रही। तो कंपनी बोरिंग ज़रूर कम कर रही है, लेकिन जिस तरह कंपनी का रिजर्व लॉस में और उसके कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बड़ा बोरिंग्स अभी भी कंपनी के ऊपर है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को कंसिस्टेंट अभी भी वीक कर रहा है। कैश फ्लो कंपनी के कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। डेप्टर डेज कंपनी के कभी कम हो रहे और कभी ज़्यादा, और इसी वजह से इसमें भी हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। साथ ही में कंपनी का जो सेल्स है वो भी उसके नंबर्स कभी बहुत ही कम होते और कभी बहुत ही बढ़ते, जो कि ये भी बहुत ही अनस्टेबल है। तो मैक्सिमम कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी लॉस मेकिंग और अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं। ज़रूर ये कंपनी लॉस कम कर रही है, उस वजह से कंपनी के शेयर में हमें शॉर्ट टर्म की वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स है वो जब तक कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को नहीं मिलेगा और जिस वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलेगी, तब तक हम कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अभी यहाँ पर 3000 करोड़ के प्लस में जनरेट हुआ है वो अदर इनकम की वजह से हुआ है। उस वजह से कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म की वजह से एक अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को एक अच्छा रिटर्न देना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही कंपनी जो यहाँ पर नंबर पॉजिटिव में जनरेट करेगी वो कंपनी को प्रॉफिट में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा और तभी हम कंपनी में ट्रस्टली यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और इसी वजह से जब तक कंपनी का ये नहीं होता तब तक हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और जैसे एफ और डीएस ने बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी में यहाँ पर की, उसी तरह हमें अगर कंपनी में पावर सेगमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती उस वजह से करनी है तो इनकी जैसे ही बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा लॉस फ्यूचर में इस कंपनी में ना हो।